मतलब मैंने क्या किया ना, मैंने 7:3 रूल एक होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करी। उसमें ये होता है जैसे मान लीजिए आपने 6 घंटा पढ़ा, तो 6 घंटे में से आप 7 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स आप वो पढ़िए जो आप अभी पढ़ रहे हो, लेट्स से 12 पढ़िए, और जो 3 आउट ऑफ 10 है वो आप अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। देखिए वीक सब्जेक्ट तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई चीज़ वीक होती है। दैट आई थिंक इट्स मेंटल कंस्ट्रक्ट। आप किसी चीज़ को वीक मानोगे तो वीक लगेगी, स्ट्रांग मानोगे तो स्ट्रांग लगेगी। कॉलेज लाइफ आपको बहुत चीज़ों में चेंज करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस कॉलेज लाइफ मुझे लगता है कि अकेले रहना थोड़ा सा ज़रूरी है, वो आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा। आप ओवर द टाइम मैच्योर ही होगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ चीज़ें सीखोगे ये हर दिन के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पे हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ है अभ्युदय और सागर, जो दोनों ही एम्स दिल्ली में पढ़ते हैं। अभ्युदय का स्कोर था 710 और उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 17। वहीं सागर का स्कोर था 682 और उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 820। तो चलिए जानते हैं इनकी नीट की जर्नी को। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से यही है कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे नीट करना है और मुझे जेई नहीं करना है? मेरा तो घर वालों ने ही डिसाइड किया था मोस्टली। उसमें ऐसा था कि उस समय इंजीनियरिंग में उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही थी। अच्छा। 2018 के आसपास, मतलब आने वाले सालों में भी जो डॉक्टर्स का स्कोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने भी कोविड में भी देखा कि डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई। सो दैट्स वाई मेरे घर वालों ने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड जॉइन बायोलॉजी एंड आई शुड टेक बायोलॉजी, क्योंकि मेरे दोनों ही सब्जेक्ट्स अच्छे थे 10th में। मतलब मैथ में भी मेरे आउट ऑफ 100 आई थिंक 98 नंबर आए थे इन 10th एग्जाम्स। तो ऐसा नहीं था कि मैथ बहुत वीक थी इसलिए मैंने बायो ज्वाइन किया था। मैंने बायो इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो दैट्स वाज द रीज़न। राइट। तो मुझे ऐसा कभी मैथ्स की तरफ में इंक्लिनेशन था ही नहीं। शुरू से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेडिकल फील्ड में था। उसके बाद मेरे भैया का भी सिलेक्शन हुआ था तो वो मेरे को और मोटिवेट किया। एंड उसके अलावा भी मैं काफ़ी ऐसे शोज़ देखता था जब इन माय 8 to 10 स्टैंडर्ड, जो मेडिकल वाले वेब शोज़, तो उससे भी मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था। तो मोस्टली यही था, मुझे शुरू से ही मेडिकल साइड इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने पीसीबी ही लिया था। राइट। तो आपके फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं? यस, मेरे भैया हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलो सही। और आप? नहीं, मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं कोई है। डॉक्टर नहीं है। तो नहीं। कैसा लगता है सोच के कि मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनने वाला हूँ अपनी फैमिली से? मतलब इतना सोचा नहीं, बट अगर सोचूंगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट की वजह से आपको मेडिकल फील्ड में जाना था। जी। अब 11th और 12th में आपका स्केड्यूल क्या रहता था? आप अटेंडिंग स्कूल में थे या नॉन अटेंडिंग स्कूल में थे? एंड सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली कैसे टाइम देते थे? ओके, सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं डमी स्कूल में था, टू बी ऑनेस्ट। मैं रेगुलर स्कूल नहीं जाता था। मतलब उसमें 50% ऑफ मतलब जाना होता था कॉलेज, मतलब सॉरी स्कूल। और फिर उसके बाद शेड्यूल तो मतलब ऐसा ही था। मैं तो रात में जगता था, रात में पढ़ाई करता था। 11th में देखिए सच बताऊँ तो कोई उतना सीरियस होता नहीं है नीट को लेकर। आप भी नहीं थे? मतलब मैं था, उतना नहीं था जितना 12th में था, बट अगर मैं और बाकी लोगों से कंपेयर करूंगा जो 11th में थे, उनसे ज़्यादा सीरियस था। अच्छा, ठीक हाँ। है। सो कह भी सकते हैं सीरियस था और कह भी सकते हैं कि नहीं भी सीरियस था। सो देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। एनीवेज, सो मेरा शेड्यूल यार ऐसा होता था कि मैं दिन में जनरली 1-2 बजे उठता था। देन उसके बाद मैं 3 घंटे पढ़ता था। मेरी 4 बजे से कोचिंग होती थी, 4 से 8। तो मैं सोचता था कि जो भी आज कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार अगर पहले पढ़ के जा सकता हूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर और अच्छे से समझ में आता है कोचिंग में। Right. तो फिर 4 to 8 मेरा वो होता था कोचिंग। देन उसके बाद जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको आकर मैं डिनर के बाद रिवाइज करता था। एंड देन उसके बाद मैं फिर 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करता था, जो भी मुझे पढ़ना होता था। एंड देन उसके बाद फिर मैं सो जाता था। राइट। तो मतलब आप थे ब्राइट स्टूडेंट तो थे ही शायद शुरू से? मतलब देखिए 10th में 95% बहुतों के आते हैं। सो आई कांट से कि मैं ब्राइट था या नहीं था, बट मैं ब्राइट तब था जब मेरी फर्स्ट मतलब टेस्ट में ऑल इंडिया 30 रैंक आई थी। जो पहला टेस्ट हुआ था मेरे कोचिंग में। सो तब मुझे लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। देन मुझे लगा कि फिर मेरे को टीचर से भी अटेंशन मिला, क्योंकि जब आप अपने क्लास में अच्छा नंबर लाते हो बाकी और लोगों के मुकाबले, तो फिर आपको स्पेशल अटेंशन मिलती है। सो वहाँ से टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। टीचर्स का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रोल था मेरे सक्सेस में। तो दैट्स इट। हाँ, मतलब मोटिवेशन तो आता है कि मैं शायद ये कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। उस टाइम पे भी था कि यार एम्स दिल्ली निकालना है? नहीं, उस टाइम तो नहीं था। जब मैंने देखिए जो एस्पायरेशन था वो चेंज होती हैं। जब मैं 10th में था, जब मैंने सोचा था कि मैं नीट करूंगा, तब मेरा गोल था कि मुझे एक सीट लेनी है। अच्छा। ठीक है, मेडिकल में। मतलब 10,000 रैंक भी आ जाए, 12,000 रैंक भी आ जाए तो भी चलेगा। अच्छा। देन उसके बाद फिर जब पहले टेस्ट में अच्छी रैंक आई
तो फिर मुझे लगा ये तो मेरे कोचिंग के बच्चों में आई है रैंक। हाँ। तो अब मेरा गोल हुआ केजीएमयू हुआ, जो मेरे मतलब यूपी का बेस्ट कॉलेज मुझे लगता था। फिर उसके बाद धीमे धीमे मेरे नंबर अच्छे आते रहे। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि एम्स मिल जाएगा, बट अच्छा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ऑब्वियसली ड्रीम सबका होता है कि एम्स आना है, तो बस ऐसा था। राइट। और आपका क्या स्केड्यूल रहता था? मेरा तो यही था, मेरा रेगुलर स्कूल था, क्योंकि मैं नर्सरी से लेकर 12th तक सेम स्कूल में पढ़ा हूँ। तो कभी मैंने भी ऐसे घर वालों को फोर्स नहीं किया कि मेरा स्कूल चेंज करो, मेरा खुद मन नहीं हुआ था। तो 11th में मैंने ऑलमोस्ट 80-85% अटेंडेंस थी मेरी। 11th में मैं भी उतना सीरियस नहीं था, सेम एज अभ्युदय। मतलब आपको ऐसा पता होता है कि अभी 2 साल है, तो आपके दिमाग में वो मेंटली हिट नहीं करती वो बात। फिर उसके बाद में 11th में स्कोर्स भी डिसेंट से ही रहते थे। उसके बाद 12th में मेरी अटेंडेंस जो है वो 50% थी, मैं नहीं जाता था स्कूल, और टीचर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे बिकॉज अच्छा स्कोर कर रहा था, उन्हें रिजल्ट एक्सपेक्टेड था अच्छा। बट एक्चुअली स्कूल में आप रिजल्ट लाने में और एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे को कोचिंग में मेन मोटिवेशन तब आया जब मेरा अच्छा स्कोर आने लगा था धीरे धीरे, और फिर मेरे को टॉपर्स बैच में डाला था, तो आसपास जो कंपटीशन था वो बढ़ चुका था। तो धीरे धीरे मुझे वहां से मोटिवेशन आया, फिर 12th में स्कोर्स इंप्रूव होने लगे थे। राइट। तो जब आप आकाश में पढ़ रहे थे तो तब आपको ऐसा नहीं लगा कि स्कूल के साथ कैसे कोचिंग मैनेज करूंगा? हाँ, ये हुआ था, इसीलिए मेरा 50% अटेंडेंस था। सर मैं शुरू में 12th में गया स्कूल, बट उसके बाद आप अगर देखोगे मेरा बाद के सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में स्कूल की अटेंडेंस तो वो ऑलमोस्ट 0 ही होगी, क्योंकि मैं शुरू में गया हूँ, बाद में नहीं गया। जब मुझे हिट किया था कि एग्जाम अब एकदम पीक पे है, तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। राइट। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। और आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था। राइट। तो आप दोनों ने बोला कि 11th में दोनों सीरियस नहीं थे ना, है ना? कि तो उस टाइम पे बैकलॉग क्रिएट हुआ था, और अगर हुआ था तो उसको 12th में जब आप सीरियस हो गए तो कैसे कवर किया आप लोगों ने? सही, मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को 11th में जब मैं था तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट बहुत कम समझ में आती थी। जो मेरा कोचिंग में टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 180 में से 90 नंबर आए थे, जो कि बहुत कम होते हैं। 180 में से 90 नंबर तो कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट में आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत ही लो पॉइंट था मेरी जर्नी का, जो मुझे लगा। और फिर उसके बाद मैंने उसको कैसे मैनेज किया वो मैं बता सकता हूँ आपको। मैंने 12th में आने के बाद जब मैं 12th पढ़ रहा था तो मैंने क्या किया, साइड बाय साइड डेली 1 से 2 घंटे, मतलब मैंने क्या किया ना, मैंने 7:3 रूल एक होता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करी। उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने 6 घंटा पढ़ा, तो 6 घंटे में से आप 7 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स आप वो पढ़िए जो आप अभी पढ़ रहे हो, लेट्स से 12th पढ़िए, और जो 3 आउट ऑफ 10 है वो आप अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, जिससे मेरा क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकलॉग था जो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया था, मैंने 12th में आने के बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ी। क्योंकि अगर मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार चालू हो जाती तो फिर देयर वाज नो बैक टर्न, और मैं फिर हमेशा उलझा रहता। सो ये मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। राइट। और आप कैसे क्लियर किए बैकलॉग? बैकलॉग सबसे पहले मैंने बायोलॉजी उठाया था, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी। मुझे पता था कि अगर मैं बायो उठाऊंगा जल्दी से सारा कवर कर लूंगा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अब कम सिलेबस बचा हुआ है, मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बायो उठा के मैंने करी, स्पेशली जूलॉजी सबसे पहले। उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे बाकी सब्जेक्ट्स कवर किया, और वो धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो जाएंगे। क्योंकि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तब आपको लगेगा कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री रिविजिट कर लेते हैं एक बार। जब आप ऑर्गेनिक करोगे तो आपका मन करेगा 11th की रिविजिट कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे करके हो जाएगा अगर आप साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो। अब अगर आप अभी 12th का पढ़ लेते हो और वो 11th का आप छोड़ ही दोगे बाद के लिए, तो वो तब नहीं हो पाएगा। राइट। तो यानी कि आपको बीच बीच में 11th भी लगातार पढ़ते रहनी है, उसको ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया था तो उसको पीछे छोड़ दिया, है ना? या मतलब, बट इसका भी एक और पर्सपेक्टिव ये होगा कि यार जिसके 11th बहुत ही खराब थी, या मतलब जो मैनेज नहीं कर पा रहा, टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं 12th तो पढ़ रहा हूँ बट मैं 11th भूले जा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। सो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 12th को उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए एक्चुअली में। सो मैं ये कहूँगा कि आप 12th को उतना टाइम दो जितना वो मांगता है, जितना वो डिजर्व करता है। ये नहीं होना चाहिए कि 11th की वजह से 12th भी छोड़ दिया। राइट। तो यानी कि ऐसा ना हो कि बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में और बैकलॉग। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसको पे भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से एक तो वीक सब्जेक्ट हर किसी का होता है, ठीक है, जिसपे आपकी कमांड नहीं होती। तो आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था, और आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी 11th और 12th के टाइम में इन चीजों को कवर करते हुए? देखिए, वीक सब्जेक्ट तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई चीज़ वीक होती है। दैट आई थिंक इट्स मेंटल कंस्ट्रक्ट। आप किसी चीज़ को वीक मानोगे तो वीक लगेगी, स्ट्रांग मानोगे तो स्ट्रांग लगेगी। मतलब मैंने तो अपने लाइफ में कभी ये सोच के पढ़ाई नहीं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या सब्जेक्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और ये बोरिंग है। क्योंकि एट द बैक ऑफ द डे आप पढ़ क्यों रहे हो? सिलेक्शन के लिए।
और ऐसा तो है नहीं कि आप फिजिक्स आपको बोरिंग लगती है तो वो आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग. और इंटरेस्टिंग लगता है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ उसी को पढ़ते रहो. सो मतलब मैंने तो अपने माइंड में ये मेंटल कंस्ट्रक्ट कर लिया था, देयर इज नथिंग कॉल्ड वीक एंड स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग कॉल्ड बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग. मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ ये एग्जाम क्रैक करने के लिए. तो ये आपको बहुत क्या कहते हैं चीज़ों से बचा सकता है जो आपको गलत मतलब डायरेक्शन में ले जाएगी. एंड अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं क्या करता था फिजिक्स में, मैंने आपको बताया कि मैं ना नोट्स पे प्रेफर ज़्यादा करता था, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे. मतलब उसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा. ये ज़रूर फर्क पड़ेगा कि मान लो कोई आपका चैप्टर वीक है, उसमें आप क्वेश्चन बार बार गलत कर देते हो, तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं नया आने को. तो उससे आप क्या दो चीज़ें फायदा होता है. एक तो ये होता है कि टाइम जल्दी होता है. अगर आपने एग्जाम में पहले से वैसा क्वेश्चन देख रखा है तो आप क्या उसको जल्दी लगा पाओगे, आपको पता है कि ये चीज़ें करनी है. बट आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट चाहे जितना आता हो, तो आप थोड़ा सोचोगे कि कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है. सो दैट वाज द थिंग कि मैं नोट्स पे ज़्यादा फोकस करता था एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था. एंड एनसीईआरटी या देखो जब हमारा पेपर था तो उस समय एम्स होगा नहीं होगा उसका भी क्लैरिटी नहीं था. सो दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि जिसकी वजह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ते थे. और उससे क्या होता था, अब आप कोई चीज़ डिटेल में पढ़ रहे हो तो वो टाइम तो कहीं जा रहा होगा, तो आप वो टाइम कहाँ से लाते थे? वो टाइम लाते थे हम एनसीईआरटी ना पढ़कर. उस समय लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को उतना नहीं पढ़ते थे जितना बायोलॉजी में पढ़ते थे. फिर उसके बाद क्या किया मैंने आखिरी में, जब मतलब नीट आने वाला था क्योंकि तब तो एम्स नहीं हो रहा था, एंड फिर मतलब मेरा सब कुछ प्रिपेयर भी हो चुका था और एक्सटेंशन मिल रहा था लॉकडाउन की वजह से, कोविड था उस समय. तो मैंने सोचा कि यार एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं. एंड मैंने पढ़ा और इस समय जो आज भी का समय चल रहा है 2024 नीट आने वाला है, इस समय तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. देन अगर मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करूँ तो यार केमिस्ट्री में मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स. फिजिकल केमिस्ट्री मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे सबसे ईजी लगता था, मतलब बहुत ही ईजी लगता था, क्योंकि उसमें ना मतलब नेट टू नेट क्वेश्चन आते हैं. मतलब जो पहले प्रीवियस ईयर में आए होंगे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस खाली वैल्यूज चेंज होती हैं. सो फिजिकल केमिस्ट्री इज रियली इजी अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. देन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे पहले थोड़ा टफ लगता था, क्योंकि मैंने 11th में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट 12th में मैंने वो मैनेज किया आकर. एंड उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है. अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिए कि कैसे होते हैं. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला वाला पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है. जो सेकंड वाला पार्ट है, जैसे जो मेथड्स ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल वो क्या कहते हैं, बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, मुझे तो उतना याद भी नहीं है. सेपरेशन फिल्ट्रेशन के मेथड्स दिए हुए हैं इन दैट चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है. वो इंपॉर्टेंट है बट वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे उसमें बहुत सारे दिए हैं कि सेंट्रीफिकेशन एंड ऑल, तो वो उससे 1 लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट में कि इसका यूज़ क्या है या फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो जो जीओसी का फर्स्ट पार्ट है, एंड कहीं ना कहीं कुछ हद तक हाइड्रोकार्बन्स भी, अल्केन अल्कीन अल्काइंस और बेंजीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी का ही रेप्लिका आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार एनसीईआरटी इज द गॉड. एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी और नहीं पढ़ना है. तो दैट्स इट. इन ऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और शॉर्ट नोट्स तो मैंने सबके लिए प्रिपेयर ही किए थे. देन इन बायोलॉजी व्हाट आई हैड डन इज कि मैंने 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बाहर से भी पढ़ा है. ठीक है, बायोलॉजी मैंने बाहर से भी पढ़ी थी, जिस भी कोचिंग में मैं पढ़ रहा था वहाँ के मैंने मॉड्यूल्स भी लगाए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि पता नहीं था ना कि नीट में एनसीईआरटी से ही आने वाला है. क्योंकि जब हमने 11th में जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी तो हम देख के आए थे नीट 2018 का पेपर, और नीट 2018 का पेपर आया था काफ़ी हद तक टफ, जिसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे. राइट. उसके बाद जब से एनटीए ने हैंडओवर किया है नीट को, तब से जो पेपर है वो बायोलॉजी का पूरा एनसीईआरटी हो गया है. 2019 से ही ये आपको थोड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा. 2019 में थोड़ा एनसीईआरटी, 2020 में एकदम एनसीईआरटी ही होता चला गया. तो दैट्स वाई मैं थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ता था, टू बी ऑनेस्ट. मतलब इन स्पेशली इन चैप्टर्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के चैप्टर्स में. और मैंने सच्ची बताऊँ तो मैंने इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था. उतना तो कोई यूज़ ही नहीं आया मुझे आज तक लाइफ में. मैंने जो इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स थे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसके लिए कम से कम मतलब एक एनसीईआरटी की किताब के बराबर मैंने खाली उन 4 चैप्टर्स के लिए पढ़ा होगा. क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि नीट 2018 में, और मतलब पहले के भी नीट में आप क्वेश्चन देखोगे तो आलतू फालतू क्वेश्चन आते थे, लाइक वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, या ये अर्थ डे कब मनाया जाता है, या फिर इस नेशनल पार्क या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, इसमें कौन सा एनिमल होता है. तो मतलब मेरा टारगेट तो था कि बायोलॉजी में
मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है। अच्छा। तो मतलब मेरे को कोई भी नो स्टोन अनटर्न रखना था एकदम, कि मैंने कहा कि कुछ भी आएगा मैं पढ़ के ही जाऊंगा, चाहे वो जूलॉजिकल पार्क हो चाहे नेशनल पार्क हो, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मैंने उसके अपने अलग नोट्स तैयार किए थे, बट अभी के सिनेरियो में इस सब की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो अभी आपको बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। राइट, तो आई थिंक अभ्युदय के एग्जांपल से ये तो समझ गए होंगे सब कि एनसीईआरटी और बस एनसीईआरटी, क्योंकि हमारे से बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। आज के सिनेरियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उससे आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी जो आपको आएगी ना, उससे क्वेश्चंस करने में भी आसानी मिलेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, कह सकते हैं। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया कंटिन्यूअसली, नोट्स बनाने पे। हाँ, तो नोट्स कैसे बनाते थे? क्या बाहर से लिए आपने नोट्स, मॉड्यूल से बनाया, एनसीईआरटी से बनाया, या खुद से बनाते थे? तो नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर करते थे? सो नोट्स मैं ऐसे प्रिपेयर करता था कि मैं रनिंग नोट्स प्रिपेयर करता था। जो भी सर पढ़ा रहे होते थे, जो वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं या जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको आप चुपचाप अपने नोट्स में लिख लो, एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। एंड द मेन पॉइंट इज यार कि चीज़ें एक बार लिखोगे तो भूल जाओगे, बट अगर एक बार लिख के 20 बार पढ़ लोगे तो नहीं भूलोगे। सो आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो नोट्स और शॉर्ट्स नोट्स अलग अलग बनाए या एक ही जगह? नहीं, अलग अलग बनते हैं। नोट्स जो हैं वो तो वो हो गए जो आपके टीचर ने पढ़ा के बनवाए। फिर शॉर्ट नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करते हो, उसमें आप वो चीज़ें लिखते हो जो आप एग्जाम में ज़्यादा गलत करते हो और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर उठाया, लेट्स से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एक चैप्टर है बायोलॉजी का, मुझे उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो अब शॉर्ट नोट्स में मैं पूरा तो नहीं लिख सकता, तो मैं उसमें वो चीज़ें लिखूंगा जो मेरी गलत होती हैं एग्जाम में ज़्यादातर, कि वो मेरे को मैं बार बार देख सकूं एग्जाम के पहले, कि मैं वो गलत करके ना हूँ। राइट, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो ये मेरा पॉइंट है। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि नोट्स को किस तरह बनाना है, एंड एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी सब्जेक्ट वाइज, सागर? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी तो मेरी, सबसे पहले तो मैं अपने वीक पॉइंट के बारे में बताता हूँ, वीक सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसा अभ्युदय ने कहा कि ठीक है कि वो एक आपका मेंटल गेम है, कि कुछ ऐसे वीक और स्ट्रांग नहीं है, आपको उसी के अराउंड, अगर आपको लग रहा है कहीं वीक हो तो उसी के अराउंड आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वो आपको खुद ही को करना पड़ेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कुछ समझ नहीं आती थी। अच्छा। जैसे अब मान लो कोई नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है किसी रिएक्शन का, तो उसमें जितने नॉर्मल नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शंस हैं। तो अब वो सब चीजें मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैंने कर लिया, दूसरा कर रहा हूँ तो उसमें चेंज हो जा रही हैं चीजें, तीसरा कर रहा हूँ तो और अलग तरीके से हो रहा है। तो अब ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। फिर उसका मैंने सिर्फ यही उसका सॉल्यूशन है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करो, इतना आप क्वेश्चंस कर लो कि आपके लिए कुछ नया रहे ही ना। क्योंकि एक मतलब आपसे आप पीएचडी लेवल तो नहीं ही पूछेंगे, एक लिमिटेड नॉलेज है जिससे आपसे पूछेंगे, तो आप इतना कवर कर लो कि आपसे उससे बाहर कहीं पूछ ही ना पाए। तो ये तब का था जब 2018 का पेपर था, 2016 का री एग्जाम जो हुआ था, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो ये सब क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगता था कि ऐसा कोई अचानक से एक नया क्वेश्चन ना आ जाए। पर अब जैसे हमारे नीट 2020 के बाद से जो पैटर्न हुआ है, तो उसमें आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछ रहे हैं। तो अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो उससे बाहर आ ही नहीं सकता। आपको अपने बेसिक्स सबसे पहले क्लियर रखने हैं। तो अगर आपको लगता है आप कहीं पे वीक हो तो आप इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको उसकी आदत ही हो जाए, फिर आप कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और सब्जेक्ट वाइज आप कैसे टाइम अलॉट करते थे, किस तरह से पढ़ते थे? मैं यूजुअली ये कोशिश करता था कि मान लो अगर मैं बायो आज 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं उसका डबल टाइम दूंगा या तो फिजिक्स को या केमिस्ट्री को। जैसे मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का कोई भी चैप्टर करने की कोशिश करता था कि आज बायो का मैं जस्ट सपोज ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर कर लेता हूँ, उसे मैंने 3 घंटे दिए हैं, तो मैं फिजिक्स का कोई यूनिट उठा के मान लो मैकेनिक्स उठाया तो उसे 6 घंटे दूंगा। मैं यूजुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री को बायो से डबल टाइम दिया करता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि बायो आपको एट द एंड रिवाइज ही करना है, लिमिटेड सिलेबस है, एनसीईआरटी है, उसे रिवाइज ही करना है। उसमें आप स्पीड डेवलप कितनी ही कर लोगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पीड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो पेपर थोड़ा सा छोटा भी हो गया, उतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते तो हो जाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप जितना आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा टाइम दिया करता था। राइट। तो आपके दोनों के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के आंसर में मैंने इंपॉर्टेंस देखी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जी। तो मेरा अगला सवाल उसी पे है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा जरूरी है, उसको एनालाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं उसके पहले मैं 2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मतलब मैंने क्या गलती करी, उससे आप क्या सीख सकते हो। तो देखो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 400 पेज के नोट्स बनाए थे, 400 पेज के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जो मतलब क्लास में पढ़ाया जाता था।
उसके बाद मैंने एक बुक आती है भक्ता एंड घोष करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन होंगे खाली ऑर्गेनिक के। वो मैंने पूरी सॉल्व करी और उससे फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आया क्या पेपर में आया सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड, जो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकता था। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने इतना सारा टाइम उसमें अलॉट कर दिया कि मैं उससे केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी उस पर उतना फोकस नहीं कर पाया। अब मेरा एक क्वेश्चन जो गलत हुआ केमिस्ट्री में इन द एग्जामिनेशन, उसमें पूछा था कि 100 प्लस क्या कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, एंड पूछा था एक इस एलिमेंट का नाम क्या है। तो वो एक टेबल है एनसीईआरटी की, मैंने हमेशा नाम याद किया था उन करके जो होता नहीं है, जो मतलब उसका Scientific name होता है हाँ वो। अब उसने एक्चुअल नेम पूछा उसका क्या नाम होता है। सो दैट वाज अ वेरी रैंडम थिंग आप कह सकते हो, वो जिसकी मतलब वो तो एकदम ऐसा होता है ना कि कभी ना कोचिंग में ऐसे क्वेश्चन आते थे उसके पहले, अगर कोचिंग में भी क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा आता था कि 111 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका नेम क्या होगा, उन करके होगा या नियम होगा। तो उसमें क्या हुआ, उसने सीधे नेम पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा। तो 2 ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर लिए थे क्योंकि 2 उसमें से एक्टिनॉइड थे, बट 2 में मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने वो आखिरी में गलत ऑप्शन चूज कर लिया। सो मेरा 5 नंबर केमिस्ट्री में जो गलत हुआ था पूरे पेपर में वो यही हुआ था। सो अगर मैं वो 400 पेज ना पढ़ने के अलावा इतने मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए फालतू के, उसकी जगह मैंने अगर एनसीईआरटी की जो एब्सर्ड चीजें थी वो याद करी होती तो मेरे को ज्यादा फायदा होता। राइट। सो पहला पॉइंट तो ये मैं ऐड करना चाहता था। एंड द सेकंड पॉइंट इज यार ये है, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जो बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस है उसको बाहर से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना, ये गलती मैंने कर रखी है। मैंने क्या किया, मैंने रेप्लिकेशन जो जेनेटिक्स का पार्ट था जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लिया। मैंने कहा कि यार है तो प्रोसेस ही, सेम ही चीज लिखी हुई है, एक बार रीडिंग कर लिया एनसीईआरटी की और बाहर से अच्छे से डिटेल में खूब पढ़ लिया कि ये रेप्लिकेशन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन, मतलब मैंने समझ लीजिए एमबीबीएस लेवल तक का पढ़ लिया। बट अब उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, मैं गलत करके चला आया एग्जाम में, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी थी कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जो ओपनिंग होती है डीएनए की, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कौन कराता है, तो मैंने पढ़ा था डीएनए हेलिकेज कराता है, जो कि वो रेप्लिकेशन में कराता है। जैसे कि मैंने पढ़ा था क्या कहते हैं बुक में कि डीएनए हेलिकेज जैसे टेबल में बना होता है कि डीएनए हेलिकेज अनवाइंडिंग कराता है। मैंने एनसीईआरटी की वो लाइन पढ़ी नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर लिखा था कि आरएनए पॉलीमरेज कराता है, तो वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। जबकि मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हो गया। मतलब मैंने आंसर की मिलाई, मुझे लगा कि वो आंसर की रॉन्ग होगी क्योंकि मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। फिर मैं जाके जब देखा तो उसमें एनसीईआरटी की एक लाइन थी, देन मेरे को रियलाइज हुआ कि जो आपके कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है आप चाहे जितना बाहर से पढ़ो बट एनसीईआरटी से आप मिस आउट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो ये 2 चीजें, जो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे पूरे नीट में, और ये 2 मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी सीख है जो मैं चाहूंगा कि आप रेप्लिकेट तो मत ही करो। राइट। मैंने ना इतने बच्चों का इंटरव्यू किया है, किसी का 3rd अटेम्प्ट में, 4th अटेम्प्ट में, और मैक्सिमम बच्चों ने मुझे यही कहा कि फाइनल अटेम्प्ट में उन्हें ये समझ आया कि एनसीईआरटी तो पढ़ी ही नहीं थी। वो पढ़ रहे थे मॉड्यूल से या किसी और के नोट से पढ़ रहे थे, लेकिन जब तक उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो उनसे क्लैरिटी नहीं आई। बिल्कुल। आई थिंक आपने अच्छा पॉइंट बोला उसके बारे में। और आपका जो क्वेश्चन है सागर कुछ ऐड करना हाँ, अब जैसे इसमें एक पॉइंट और, जैसे ये होता था कि हमारा जूलॉजी में था कि नीट में जो है फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉकरोच से आएगा। अब मुझे होता था फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, कि मुझे तो सब पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में मैंने उसमें सब पढ़ डाला, जबकि उसमें से क्वेश्चन एट द एंड आया ही नहीं। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि पढ़ना क्या है। राइट। स्मार्ट स्टडी आई थिंक करनी जरूरी है। तो मेरा वो क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, देखिए एनालाइज करना कितना जरूरी है? सो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने 100 से 150 मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे। तो ये बहुत ही ह्यूज नंबर होता है 100 to 150, क्योंकि मतलब मैं जनरली क्या प्रीफर करता था कि 2 मॉक टेस्ट डेली देता था। आखिरी के 2 महीने में मैंने मॉक टेस्ट ही दिए होंगे। अच्छा। क्योंकि एक समय आएगा ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा, पढ़े तो पढ़े क्या। राइट। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो, आपने सब कुछ पढ़ रखा होता है, फिर भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे होते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप ना गलतियां करो, फिर वो जो गलतियां हो उनको चुपचाप आकर वो टॉपिक्स पढ़ लो अपनी बुक से, और फिर से पेपर लगाओ, फिर जो गलतियां हो फिर उसको आके पढ़ो। तो इससे आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, और दैट्स माई स्ट्रेटजी। राइट। और उसको एनालाइज किस तरह से करते थे आप, और आपका स्कोर क्या रहता था? ठीक है, तो एनालाइज में मैं सिंपल सा यही था यार कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जिन क्वेश्चन में डाउट है उनको तुम सर्कल कर लो, एंड वो किस टॉपिक से हैं वो टॉपिक आकर एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, और फिर उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाओ। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगेगी कि एक दिन में मैं 2 टेस्ट भी देता था और मैं उसको रिवाइज भी करता था। बिल्कुल लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के 600 नंबर आ रहे हैं तो उसके मतलब 24 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब 24 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब 24 टॉपिक उसको रिवाइज करने हैं, और 24 टॉपिक रिवाइज करने हैं इसका मतलब अगर वो एक टॉपिक रिवीजन में 10 मिनट भी देता है तो 4 घंटे रिवीजन के लगे, 3 घंटे मॉक टेस्ट के लगे, तो 7 घंटे तो यही हो गए। तो आप सोच रहे हो कि 2 टेस्ट बंदा कैसे दे सकता है, या फिर मैं तो कभी कभी 3 भी देता था।
तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ेगी। पहले आप एक ही दोगे, फिर जब आपके नंबर बढ़ेंगे ना तो आपकी गलतियां कम होंगी, और गलतियां कम होंगी तो उनको पढ़ने का जो टाइम है वो भी कम होगा, तो उससे आपका जो टाइम है वो बचेगा और आप अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाओगे। सो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज नहीं है, ये आप करके देखो, धीमे धीमे होगी। पहले आप 2 दिन में एक टेस्ट दो, फिर 1 दिन में एक टेस्ट दोगे, फिर 1 दिन में 2 दोगे, फिर एक समय आएगा जब आपका खुद ही मन करेगा कि यार 1 दिन में आज 3 टेस्ट देते हैं। और सागर आपका क्या रहता था? जैसे मैंने तो जो है फरवरी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, फरवरी नहीं जनवरी एंड से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, और हमारा सितंबर में हुआ था नीट, तो एक्सटेंड होते होते मैं जब तक ही मॉक टेस्ट देता रहा था। तो मेरा तो ये था कि शुरू में मैं आधा पेपर करता था एक दिन में, शुरू के 1 महीने मैंने ये किया था कि आधा पेपर आज आधा पेपर कल, बाकी पूरा दिन अपना रिवीजन या जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। पेपर करना तो बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। उसके बाद में फिर मैंने 1 महीना ये करने के बाद रोज़ एक पेपर करना शुरू किया, और लास्ट के 1 महीने में मैं रोज़ 2 पेपर करता था। अच्छा। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या था, शुरू में मेरा स्कोर मतलब कांस्टेंट रह रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, कम से कम 1-1.5 महीने तक स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। तो अब उसमें मैंने क्या एनालाइज किया कि मैं ना पेपर दे के छोड़ दे रहा था उसे, स्कोर देख के छोड़ दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं मारी, जस्ट बिकॉज कि ताकि मेरा टाइम बचे रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलती क्या कर रहे हो वो भी देखो। अब जैसे जो मैं गलतियाँ कर रहा था, जो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन है, पहले मैंने वो देखना शुरू किया कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, जब मैं पेपर देता था मैं वो क्वेश्चन भी मार्क कर लेता था जो मैंने 50-50 डाउट पे किए हैं, जो मुझे ऐसा लगता था डाउटफुल है, मैं वो क्वेश्चन भी वापस रिविजिट करता था ये देखने के लिए कि मैं इसमें क्या सोच रहा था और एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये सारा एनालाइज करा, तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये गलतियाँ हैं, तो उन पे मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया। उसके बाद में फिर रोज़ जब 2 पेपर दे रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता था कि क्योंकि इतना एक्सटेंड हुआ था, इनफ रिवीजन हो चुका है। रिवीजन बार बार करके सेम चीज़ पढ़ के, इनऑर्गेनिक बार बार सेम चीज़ पढ़ के कुछ नहीं हो रहा, बायो बार बार सेम चीज़, वो 4 लाइनें मुझे पहले भी आती हैं बाद में भी आती हैं, तो वो किस तरीके से पेपर में आएंगी वो सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, OMR पे मैंने देखा है बहुत बच्चों का यही आता है कि यार आंसर तो आता था, OMR गलत बबल भराए और उसके बाद सारा पेपर वो हो गया खराब। तो आप लोग जब अपने टाइम पे नीट एग्जाम दे रहे थे, आप लोगों की OMR बबलिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? देखिए मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है 90% लोग जो ये बोलते हैं कि उनका OMR गलत है वो झूठ बोलते हैं पहले तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, जिसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ सही करके OMR गलत कराए। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने अपने 2 साल में आज तक कभी OMR गलत किया ही नहीं फिल। अच्छा। ये मैं एकदम श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन भी गलत नहीं फिल किया होगा। ये हो सकता है कि मैंने OMR में C मार दिया, फिर मुझे याद आया कि इसका आंसर D था, तो वो तो तुम्हारी गलती हुई ना भाई। ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने उसका मतलब गलत कर दिया, OMR फिल कर दिया, मैंने D भरने गया था मैं C भर के चलाया, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। जैसे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एक साथ ही 100 आंसर भर देते हैं, मतलब एक पूरी, जैसे क्या होता है OMR कैसे आती है 45 करके आती थी, अभी ऐसे आती है 50 करके, और 35-15 35-15 35-15 35-15। तो आप यार कोशिश करो कि एक साथ अगर आप फिल कर रहे हो तो हर 2-3 क्वेश्चन के बाद देखो कि आके आपने सही फिल कर रहे हो, क्योंकि ऐसी गलतियां जानते हो कब होती है, जब आपकी नंबरिंग गलत हो जाती है और फिर वो सारा एक साइज गलत हो जाता है। ये होता है कि यूजुअली एक क्वेश्चन स्किप कर देते हैं लोग, अब वो क्वेश्चन OMR में स्किप करना भूल जाते हैं जब एक साथ भरने बैठता है, तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन लाइन से गलत हो जाते हैं। और इसके पीछे एक और मेरा जानते हो गलत क्यों नहीं होता था OMR, क्योंकि मैंने जनरली आज तक कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं एग्जाम में। अच्छा। मतलब मुझे मैं बहुत ही रेशनल इंसान हूँ और मुझे कोई भी छोड़ने का लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आपको अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लेट्स से मैं 5 तो चलो 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आप चारों में से 1/4 आपका सही होना चाहिए, तो आप 4 × 1/4 करोगे तो मतलब आप 3 गलत करोगे, 1 सही करके आओगे, तो अभी आप +1 मार्क्स पाओगे, क्योंकि आप जो 3 सही मतलब 3 गलत करोगे उसके -3 होंगे, और जो आप 1 सही करोगे उसमें +4 होगा, तो +4 -3 +1 आएगा, तो आपको 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 नंबर आपकी कितनी रैंक बढ़ा सकता है आप ये सोच सकते हो। और ये ऐसा जानते हैं जनरली नहीं होता है, वो जो 4 क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो ना, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको लग रहा है यार यही आंसर हो सकता है, और उसमें से एक तो कोई पक्का ऐसा होगा जिसमें वो आपका आंसर होगा ही होगा। सो आपको मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैं आपकी जगह होता मैं तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता अनलेस एंड अनटिल वहां पर UPSC जैसी नेगेटिव मार्किंग ना हो। राइट। अच्छा, और आपका क्या कहना है? इस पे यही है, बहुत लोग क्या करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी दूसरों को सुन के शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने OMR पहले आप भर रहे हो कि पहले सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर लास्ट में एक साथ भर दे रहे हो,
फिर आप देख रहे हो कि अच्छा मेरा साथ वाला ऐसे कर रहा है कि साथ साथ में भर रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, पहले फिजिक्स कर लिया, फिर बायो भर दिया, फिर केमिस्ट्री भर दिया। ये मत करो, आप एक ही तरीके से प्रैक्टिस करो ना। आप 4 चीजें करोगे तो गलती तो अपने आप ही होगी। आप एक चीज करो, उसी पे पहली बार गलती हुई है, दूसरी बार गलती हुई है, तीसरी बार नहीं होगी अपने आप ही। राइट। तो आप साथ साथ भरते थे? हाँ, मैं साथ साथ भरता था। एक क्वेश्चन करा उसको साथ साथ भर दिया। और आप भी? नहीं, मैं ये नहीं करता था, क्योंकि इसमें मुझे 2 डिसएडवांटेजेस लगते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तो फिर आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मान लो आपने फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपने 2 घंटे 10 मिनट में पेपर खत्म कर लिया, आपके पास 50 मिनट बाकी हैं, आप करोगे क्या? आपकी OMR तो भर चुकी है। अगर आपने एक एक क्वेश्चन साथ में किया होगा तो आपके 50 मिनट क्या हुए? वेस्ट हो गए। बट अगर आपने पेपर ऐसे किया कि आपने 2 घंटे 10 मिनट में पेपर खत्म कर लिया, आपका OMR पूरा बाकी है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है OMR भरने में 20 मिनट लगेंगे और 3 घंटे का टाइम है, तो आप 20 मिनट को 30 मिनट मान लो, फिर भी आपके पास 20 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी जो क्वेश्चन जिस पे आपको लग रहा है डाउट है उसको आप रिविजिट कर सकते हो और उसमें श्योर हो सकते हो, अपनी सिली मिस्टेक को कम कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था कि मैं बाद में ही OMR फिल करूंगा। अच्छा। बट एक प्रिकॉशन इसमें ये भी है कि इतना भी लेट नहीं होना चाहिए कि पेपर ही छूट जाए। एग्जैक्टली। कभी कभी ये होता है कि लोग लास्ट में भरने के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं, सोचते हैं 5 मिनट में भर लूंगा, पर हो नहीं पाता है। तो जो आपको परफेक्ट सूट कर रहा है आप वो करिए। मतलब उसमें ये है कि आपको पता है कि इसका आंसर तो कंफर्म है, वो आपने भर लिया, जो डाउटफुल है उसे सर्कल करके रख लिया। उसे मैं अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के छोड़ देता था कि उसे बाद में देखूंगा मैं। राइट। वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे रिवीजन नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। नहीं, ये स्ट्रैटेजी भी सही है। राइट। तो ये हो गया आपका 11-12 की जर्नी और एग्जाम के बारे में। फाइनली नीट एग्जाम का दिन आ गया और आपके टाइम पे तो डिले भी बहुत हुआ। जी। तो वो दिन कैसा था? एंजाइटी थी, नर्वसनेस थी, कैसा रहा आपका एग्जाम? क्या आपको एग्जाम देते हुए समझ आ गया था कि यार एम्स मिलने वाला है? तो वो दिन मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। सो मतलब मैं बताऊं तो उसके एक दिन पहले से स्टार्ट करता हूँ। मैं रात में 8 बजे सो गया था। मैं थोड़ा भक्ति वाले गाने सुनने लगा था नीट के पहले, क्योंकि माइंड को चाहिए थी शांति, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता था। क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा भैया, 2.5 साल की पढ़ाई है और एक दिन में 3 घंटे में फ्यूचर डिसाइड होना है। पढ़ाई करी थी एक दिन पहले? देखिए, एक दिन पहले क्या, मैंने तो उस दिन भी पढ़ाई करी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शाम के 7-8 बजे तक पढ़ा था। मैंने शॉर्ट नोट्स बोले ना, मैंने आखिरी 2 दिन में पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए। 7-8 बजे तक मैं सो गया। देखिए मतलब बहुत लोग होंगे जो मतलब मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने 1-2 दिन पहले क्यों पढ़ा। देखो यार, अपना अपना वो है, स्ट्रेटजी है। हाँ, और अपना अपना माइंडसेट है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 2 दिन पहले पढ़ के जा रहा हूँ तो मैं चीज़ों को और ब्रशअप करके जा रहा हूँ, मुझे चीज़ें जल्दी याद आएंगी, मैं क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने ना लास्ट के 1 हफ्ते में कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार मॉक टेस्ट की जो गलतियां थी, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, वो तो मैं सीख चुका हूँ। अब मुझे 1 हफ्ते में गो थ्रू करना है थ्रू द ऑल सिलेबस, कि मैं वो चीज़ें जल्दी एग्जाम में याद करूँ, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यार पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं सो गया 7-8 बजे। फिर ज़्यादा नींद तो नहीं आई, सुबह 4 बजे नींद खुल गई। देन मुझको एक टॉपिक था वो बहुत हॉन्ट करता था, दैट वाज सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक था। तो देन मैंने उठा, मैं फिर अपना नोट्स खोला, क्योंकि यार मुझे सच्ची बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा वास्ट मैंने पढ़ रखा था बायोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखा था। सेकेंडरी ग्रोथ एनसीईआरटी में तो 1 पेज का है, बट मेरे माइंड में था यार कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं ये रिंग ना आ जाए, कहीं ये वाला डायग्राम ना आ जाए, ऐसा कुछ। तो मतलब मैं बहुत डरता था कि यार कहीं इतना टफ क्वेश्चन आ जाए। तो फिर मैंने सुबह उठ के सेकेंडरी ग्रोथ एक बार अपने टीचर के नोट से रिवाइज किया, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 9 पेज का था। अच्छा। और वो एनसीईआरटी में 1 से 2 पेज का है। तो अब मैंने वो रिवाइज किया, फिर मतलब मैं चिल हो गया कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरे को हॉन्ट करा था, मैंने आज सुबह रिवाइज किया। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, दोस्तों से मिला, फिर मतलब मैं तो काफ़ी चिल था कि मतलब ठीक है एग्जाम है, हो जाएगा, क्या ही है। फिर 6-7 बजे पापा उठे, देन फिर मैंने कॉफ़ी पी, और फिर मेरा सेंटर लखनऊ में था, मैं रहता गोंडा में था। तो मतलब मुझे 3 घंटे ट्रेवल करके जाना था एग्जाम वाले दिन। एग्जाम मेरा 2 बजे से था, बट मेरा रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था। उस समय कोविड था ना, तो आधे घंटे के स्लॉट्स में बुलाते थे। सो मैं 7 बजे अपने घर से निकला, मैं 10 बजे सेंटर पहुंच गया। देन मैंने एनवी सर की वीडियो देखी थी कि डेरी मिल्क खा के जाना चाहिए एग्जाम देने। तो मैंने फिर डेरी मिल्क खाई, क्योंकि भाई देखो मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, तो मेरी बात मान रहे हो, मैं एनवी सर की बात मानता था। तो मैंने डेरी मिल्क खाई, फिर मैं डेरी मिल्क खा के एग्जाम देने गया। फिर मैं 3 घंटे तो भाई उधर क्या ही है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई पंखा था। मेरी सीट थी एकदम विंडो साइड पे, वहाँ से सीधे सीधे धूप आ रही थी। और सितंबर का महीना था, वो धूप भी काफ़ी थी। तो बट ये अच्छा हुआ कि मैं एक्लिमेटाइज हो गया सिचुएशन से। मैं जाके वहाँ पे सो गया। मैं 11-11:30 बजे गया, मैं 1:30 बजे तक सोया। फिर वहाँ पे मैम ने कहा कि अब पेपर स्टार्ट होना, उठ जाओ। तब मैं उठा, फिर मैं मुंह धो के आया। एंड देन आई थिंक कि वो स्लीप बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। मैंने 2 से 5 पेपर था, 1.5 घंटे में मैंने पेपर खत्म किया, 3:30 बजे तक पेपर हो गया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, 1 घंटे आराम से बैठ के रिवाइज किया पूरा पेपर। जो भी गलतियाँ थी उनको मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने गलत किए थे पहले अटेम्प्ट में, तो मैंने सॉल्व मतलब सही कर लिए।
और देन फिर क्या OMR फिल करी और फिर मैं बाहर चला आया तो पापा मिले, पापा पूछे कैसा गया पेपर, मैंने कहा अच्छा ही गया। मतलब देन फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं जा रहा था, फिर आंसर की आ गई, फिर मैंने मिलाया तो 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैंने मिलाया था, आकाश से मिलाया था 700 आ रहे थे, एलन से मिलाया 710 आ रहे थे। अच्छा, तो मतलब मुझे तो पहली बार विश्वास नहीं हुआ कि इतने ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे तो कभी पेपर देते हुए नहीं पता लग रहा था कि इतने तो हैं पक्का 700 प्लस? नहीं कभी नहीं, मेरे तो आज तक 700 आए ही नहीं थे कभी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी कभी नहीं आए मेरे आज तक। मॉक टेस्ट में हाईएस्ट नंबर आए हैं 695, ओह, मेरे 700 तो कहीं टच ही नहीं हुए। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि भाई 700 कैसे आ गए। मैं तो खुश एकदम कि भाई आकाश से 700 आ रहे हैं, एलन से 710 आ रहे हैं, तो भाई कुछ ज्यादा ही मैंने कुछ अलग कर दिया है आज। तो फिर उसके बाद मैं घर पे आया, घर पे भी सब खुश थे और बस ऐसा ही था। फिर उसके बाद ऑफिशियल आंसर किया तो 710 नंबर आए, क्योंकि 2 क्वेश्चन में थोड़ा, 2 क्वेश्चन नहीं एक्चुअली में, 1 क्वेश्चन में थोड़ा वो था, डाउट था। वो आकाश और ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया केमिस्ट्री के आंसर में, उन्होंने आंसर गलत दे दिया था पहले, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज किया अपनी फाइनल रिवाइज आंसर की में। सो दैट्स व्हाई मतलब 710 आए। और आपका कैसा था नीट एग्जाम का? मेरे लिए नीट एग्जाम के दिन से पहले, उससे एक दिन पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम वाले दिन चीजें अपने आप होती जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कैसे वो दिन बीत जाएगा। तो एक दिन पहले मेरा यही था, रोज की तरह सुबह 7 बजे उठा था। उस दिन मेरा बस एक जो है वो था फोकस की भटकना नहीं है, मैं सारी चीजें पढ़ने ना लग जाऊं बस, क्योंकि फिर मैं और ज्यादा डर जाऊंगा, कल नर्वसनेस होगी। तो मैं उठा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बस पार्क में गया थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि सितंबर में अच्छा खासा मौसम था, तो मैं गया। उसके बाद मैं आके ब्रेकफास्ट करके जो है, मैंने सबसे पहले फिजिक्स की अपनी फार्मूला बुक बना रखी थी। अच्छा। जिसमें सारे फार्मूलाज थे, सारे उनके डेरिवेटिव, शॉर्टकट सब कुछ थे। तो वो बहुत छोटा 1 घंटे में हो गया पूरा। वो फार्मूला देख के मेरा मन भी किया कि कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेता हूँ, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, बट मैंने अपने आप को रोका कि और डर जाऊंगा। तो वो एक फार्मूला बुक मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैंने बस जो जो चीज़ें वॉलेटाइल थी, जो कुछ यूनिट्स वॉलेटाइल थे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या फिर बॉटनी में प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, ऐसी वॉलेटाइल चीज़ें बस ऊपर ऊपर से ब्रशअप कर ली। 4-4.5 घंटे में, मतलब सुबह सुबह में मेरा सारा पढ़ाई हो गया। उसके बाद में एक दिन पहले मेरे जो टीचर थे उन्होंने बस ये बोला था, कुछ भी हो जाए मूवी मत देख लेना। क्योंकि ये होता है ना कि मूवी देखोगे या गाने सुनोगे तो आपके एग्जाम के दिन आपके दिमाग में वो गाना चलता रहेगा, या फिर वो मूवी का सीन आ जाएगा या गाना चलता रहेगा, आप वही हम करते रहोगे। तो मैंने बस ये रजिस्ट किया, मैंने फिर शिनचैन चला लिया, अपना कार्टून देखा। तो ऐसे मैंने उस दिन टाइम पास किया अपना। रात को मैं सो गया टाइम से 11 बजे। सुबह उठा, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, सैंडविच पैक करा के ले गया मैं, मम्मी ने दही चीनी खिलाया। और सुबह मैंने कुछ भी किसी किताब की तरफ देखा भी नहीं था। अच्छा। मैं सिर्फ अपना बैग लिया, एडमिट कार्ड रख के, टिफिन में सैंडविच रख के ले गया, और उधर जाके एग्जाम वाले दिन आराम से टेबल पे बैठ के, और मैं सिर नीचे रख के सो गया बस। अच्छा, जब तक एग्जाम नहीं हुआ, मतलब शुरू नहीं हुआ। हाँ। तो बस उसके बाद में फिर चीज़ें अपने आप होती गई, आपको मतलब सोचना भी नहीं पड़ता, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जब आप पेपर करने बैठोगे, अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा। फिर ये था कि मैं तो इतने लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गया था, अलग अलग कोचिंग के अलग अलग सोर्सेज के पेपर लगाए थे मैंने। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, जो आते नहीं थे कि 4 स्टेटमेंट देके रखते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो उस चीज में अब प्रैक्टिस इन सब चीजों की करी थी, और मैं देख रहा हूँ मेरा 45 मिनट पहले पेपर खत्म होने को है। मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा गया कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या। और फिर मैं, क्योंकि जब कोचिंग सेंटर से बाहर निकला तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कहते यार मेरा तो 5 मिनट पहले खत्म हुआ। मैं और घबरा गया कि मैंने ही कुछ गलती कर दी, कैसे इतनी जल्दी हो गया। फिर मैंने जब और लोगों से बात करी तब पता चला कि पेपर एक्चुअली छोटा था, तो थोड़ा रिलीफ मिला। तो आपको एग्जाम देते पता चल गया था कौन सा कॉलेज मिलने वाला है? हाँ, पता चल गया था। अच्छा, हाँ, नाइस। नहीं मतलब कॉन्फिडेंस था काफी। हाँ, जब आंसर की शाम को आई थी उसके बाद में पता चल गया था। राइट, नाइस, एक्सीलेंट। तो जब आप पेपर दे रहे थे कोई स्पेसिफिक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है क्या कि यार ये सेक्शन पहले कर लो, ये उसके बाद, ये उसके बाद? और आपकी क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी? देखिए, सबका अलग अलग होता है। मतलब मैं प्रेफर करता था पहले बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना। स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन यही होता था कि मतलब मैं बायोलॉजी को सबसे जल्दी खत्म करता था। अच्छा। फिर केमिस्ट्री को जल्दी खत्म करता था, फिर फिजिक्स को उस हिसाब से टाइम देता था, क्योंकि मतलब ऐसा होता था कि फिजिक्स में आप जितना टाइम चाहो उतना लगा सकते हो, वो आपके इच्छा के ऊपर है। ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन को 2 मिनट में भी कर सकते हो और 5 मिनट में भी कर सकते हो। और बायोलॉजी में क्या है, अगर आप बायोलॉजी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट है, करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, वाटर है, एयर है, क्या है, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे था। सो वो चीज़ें रिलेट करने में ना बहुत अटेंशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं। सो मतलब मैं बायोलॉजी प्रेफर करता था पहले करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स
बायोलॉजी में ही कभी कभी होती हैं। Right. और फिजिक्स में यार आप 2 क्वेश्चन छोड़ आओगे ना पेपर में टाइम की वजह से, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा। बट अगर आपने बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाद में बायोलॉजी अगर किया और 2 क्वेश्चन छूट गए, तो आपको बहुत दर्द होगा यार, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बायोलॉजी के। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा बायोलॉजी, केमिस्ट्री देन फिजिक्स। अच्छा ठीक है, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ऐसे बायो के 90 क्वेश्चंस होते थे हमारे टाइम पे, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के। सबसे पहले फिजिक्स उठाता था मैं, सॉरी बायोलॉजी उठाता था पहले। तो जो 90 क्वेश्चन है, मेरा टारगेट होता था 45 मिनट्स में वो 90 क्वेश्चन खत्म करूं। अच्छा। कि 30 सेकंड पर क्वेश्चन में। और मैं यूजुअली यही होता था कि जो क्वेश्चन ईजी है, मुझे पता है इसका यही आंसर होगा, वो एक बार आंखों से स्कैन करने में पता लग जाता है कि इसका ये आंसर है। और जो डाउटफुल होता था, मुझे लगता है ये 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा लेगा क्वेश्चन, इसमें 2-2.5 मिनट जो है देना पड़ेगा, मैं सर्कल मार देता था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ठीक स्ट्रैटेजी से करूंगा तो टाइम पे मैं अपना टाइम बचा के रखूंगा। ठीक है। तो 30 सेकंड पर क्वेश्चन ये होता था। उसके बाद में मैं केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 45 मिनट में करने का ट्राई करता था, 1 मिनट पर क्वेश्चन। और उसके बाद मेरा फिजिक्स के लिए रहता था 2 मिनट पर क्वेश्चन बचा हुआ। तो उस वजह से वो 2 मिनट, फिजिक्स उससे जल्दी हो जाता है। आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, Right. बाकी क्वेश्चन आपके धीरे धीरे हो जाते हैं आराम से टाइम में। किसी में 1 मिनट लगेगा, किसी में 30 सेकंड, किसी में 1.5 मिनट। तो 2 मिनट का टाइम स्पैन जो रहता था, वो मेरे लिए पूरा रिविजन टाइम बच जाता था बाद में, जो मैंने सर्कल करके क्वेश्चन छोड़े हैं उसके लिए। मैं यूजुअली 11th में ये करता था कि फिजिक्स पहले कर लिया करता था। तो उससे क्या होता था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देता था फिजिक्स में, मेरे बायो के क्वेश्चन उससे छूट जाते थे। और वो सही में दुख देता है जब बायो के क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है तो मुझे आता ही है, और ये छूट कैसे गया। राइट। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, मैं फिर बायो करना शुरू किया था। और मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने थोड़ा यार और भी चेंज किया था। मतलब जो मैंने बताया वो हाफ ट्रू है। मतलब मैं ऐसे ही करता था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बट उसके अंदर भी मैं स्पेशलाइजेशन करता था। मतलब ऐसा करता था कि बायोलॉजी में अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ा और बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, मतलब बिल्कुल क्या, मतलब उसमें थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत छोड़ दिया, आगे बढ़ा। मतलब पहले गोल में कि 20 मिनट में ही बायोलॉजी 90 में से 70 क्वेश्चन कर लो जो सबसे ईजी हो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आकर 45 में से 20 मिनट के अंदर जो सबसे ईजी क्वेश्चन है ना वो कर लो, और फिजिक्स में भी आकर जो सबसे ईजी है वो कर लो, और फिर बायोलॉजी पे जाओ और फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करो। मतलब ऑर्डर ही होना चाहिए, बट जो सबसे ईजी वाले ना वो पहले राउंड में कर लो। तो मैं मतलब ना राउंड्स में पेपर देने की ट्राई करता था। और नीट में क्या हुआ, मेरा पेपर 1.5 घंटे में इसीलिए हुआ क्योंकि मैं पेपर, मेरे को आदत थी राउंड्स में देने की। अब मैं राउंड में दे रहा था और वो पहले राउंड में सारे क्वेश्चन हो गए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो सेकंड राउंड के लिए मुझे वेट करना पड़े। और जब मैं कोचिंग के पेपर देता था तो उसमें 180 में से 150-140 क्वेश्चन पहले राउंड में होते थे, 40 से 50 क्वेश्चन सेकंड राउंड में होते थे। तो वो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट लग जाते थे पेपर खत्म करने में। बट नीट में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चन 180 में से पहले ही राउंड में हो गए। तो दैट्स व्हाई 1.5 घंटे में पेपर हो गया। राइट। तो आपकी अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे दोनों टॉपर्स ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट एट द एंड ये गोल होना चाहिए कि हर सेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम में खत्म करो और कोशिश करो कि वो उसमें हो जाए। अगर वो उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो आई थिंक उसको छोड़ के अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करो। राइट। तो अच्छा, आपने बोला कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते थे। हाँ। अभी लास्ट ईयर के नीट में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं। राइट। तो उसको करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे उसको इफेक्टिवली आप कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, असर्शन रीजन क्वेश्चंस में यार ऑब्वियसली टफ तो होते हैं। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से तो असर्शन रीजन टफ ही होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई, जैसे मतलब लिखा हुआ है कि जहाँ पे एज लिखा हुआ है, यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है, या किसी चीज़ का रीज़न दिया हुआ है, तो वो चीज़ें देख लो। और जो बहुत ही क्या कहते हैं पास में दी होती हैं चीज़ें, उनको मतलब ज़्यादा फोकस करो उन पे, क्योंकि असर्शन रीजन जो 1 वाला होता है वो तो वहीं से बन के आएगा मोस्टली। अच्छा। 1 और 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखो, वैसे क्वेश्चन तो वैसे भी आते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है, वो तो आप बता ही दोगे। बट आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि 1 आंसर करें या 2 आंसर करें। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही एम्बिगुअस होता है। वैसे जनरली अभी तक नीट में ऐसा एम्बिगुअस क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ सकता है क्योंकि हर साल नीट में एक क्वेश्चन तो एम्बिगुअस आता ही है। तो दैट्स वाई टू बी सिंपल, जो एम्बिगुअस है वो सबके लिए होने वाला है, बट जो अनएम्बिगुअस है वो कम से कम आप तो सही करके आओ। तो दैट्स वाई आप उन चीज़ों पे स्पेशल फोकस करो जहाँ पर एज, बिकॉज ऑफ, ये सब चीजें दी हुई है। राइट। इसमें एक चीज और होती थी, कभी कभी हम लोग ना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। अच्छा। कि जो एग्जामिनर है उसने इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा होगा तो ये शायद ऐसे होना चाहिए। असर्शन रीजन में यूजुअली होता है 1 और 2 के बीच में जो होता है कि एग्जामिनर ने शायद ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस तरीके से, कोई इनडायरेक्ट वे नहीं है, तुम सीधा सीधा सोचो। अब उसमें तुम्हारा मोस्टली हो जाएगा क्वेश्चन। कभी कभी वो फिर एम्बिगुअस क्वेश्चन है, अगर नहीं हो रहा तो कभी ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में गलत मत कर दो। राइट। तो चलिए ठीक है, ये हो गई आई थिंक आपकी नीट एग्जाम तक की जर्नी, और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। काफी आपने मेहनत भी की, डेडिकेशन भी था। तो नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे बदली?
लाइफ बदली इन द सेंस कि थोड़ा मतलब ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा लोगों से और बस मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना ही चेंज हुआ है Right, मतलब अटेंशन ही सबका रीज़न है। कॉन्फिडेंस लेवल भी आई थिंक कहीं ना कहीं बढ़ा होगा ना। जी बिल्कुल, वो तो बढ़ता ही है, जितने आप एग्जाम्स क्वालिफाई करते रहेंगे इन योर लाइफ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। राइट, नॉट ओनली इन एग्जाम्स, आई विल से कि आप जितनी नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। सो राइट। और आई थिंक एक बड़ा चेंज ये आता है कि पहले आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हो, हाँ फिर आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाते हैं कि ये वो लड़का मतलब है। अभी भी मैं तो अपने पेरेंट्स के नाम से जाना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ ऐसा अचीव किया है जो मैं होपफुली एक दिन करना चाहूंगा कि मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाए, पर अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी ऐसा नहीं हुआ है। और आपकी लाइफ कैसे बदली? मेरे लिए तो सबसे बड़ा चेंज ये था कि मैं आज 12th क्लास तक कभी घर से बाहर नहीं रहा। अच्छा। तो डायरेक्ट कॉलेज में आके हॉस्टल में रहना हाँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। 1 महीना लग गया मुझे थोड़ा सा अडेप्ट करने में। सारी चीजें अचानक से सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खुद के ऊपर आ गई। हाँ वो तो कि- कॉलेज लाइफ में होगी, बट आपको हाँ। पता चल गया यार मेरा एम्स दिल्ली हो गया है, हाँ। अब ये मेरा मतलब रैंक है। हाँ। तो उसके बाद कैसे बदला? परिवार वालों का एटीट्यूड, रिलेटिव्स का एटीट्यूड बदल जाता है, मैंने बहुत जगह देखा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक टीचर थी 10th क्लास में जिन्होंने मुझे बोला था, हमारे एक सेशन चल रहा था क्लास में ही कि सब लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या ठीक है। स्ट्रीम लेंगे, क्या परस्यू करेंगे आगे प्रोफेशन। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या परस्यू करेंगे। मैंने कहा मुझे मोस्टली जो है डॉक्टर बनना है, MBBS करना है और मैं चाहता हूँ कि एम्स दिल्ली मिले। तो अब उस टाइम मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला लड़का नहीं होता था, थोड़ा नटखट होता था। अच्छा। तो टीचरों के दिमाग में, स्पेशली उन टीचर के दिमाग में थोड़ी सी इमेज भी मेरी ऐसी ही थी। तो उन्होंने मजाक में कहा होगा, नॉट इन अ हर्टफुल वे, बट उन्होंने ये कहा कि अच्छा पियोन बनोगे क्या? तो अब ये चीज़ मेरे को हिट करी थी उस टाइम पे। हाँ। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो ये बात हाँ। मुझे तब याद आई कि शायद किसी टीचर ने मुझे ये कहा था पहले। राइट, तो बहुत सही यार। हाँ, तो ये चीजें जब लोग भी आपको फिर ऐसे देखने लगते हैं कि यार अच्छा ठीक है कुछ तो किया है तुमने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, वो आपको और आगे चलने का फिर मोटिवेशन देता है। राइट। तो आई थिंक सागर ने जो वो एग्जाम्पल दिया वो काफी जबरदस्त है। कई बार हमारे टीचर्स भी हमें अंडरमाइन कर देते हैं। वो ये भी हो सकता है कि मजाक में बोले, बट हो सकता है कि वो आपको मोटिवेट करने के लिए ही बोल रहे हो। तो अगर कोई गलत कमेंट भी कर रहा है तो आई थिंक उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेके कोशिश करो कि अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करना है। राइट, तो फाइनली एम्स दिल्ली भी मिल गया और एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो कॉलेज का हमारे दिमाग में आइडिया है कि यार कॉलेज लाइफ ये होने वाली है, सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आप लोगों की कॉलेज लाइफ, क्योंकि आप तो फाइनल ईयर में हो दोनों अभी, अगर मैं एक समरी जानना चाहूँ कि ये कॉलेज लाइफ अभी तक की आपकी कैसी रही है, कितने मजे किए हैं, क्या क्या सीखा है, तो उसके बारे में अगर एक समरी दे सको मुझे। समझ देना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत एक वही चीज़ हो गई, एक समंदर को एक जग में कैद करने वाली चीज़ हो गई, तो वो करना तो मुश्किल है, बट स्टिल आई विल गिव अ ट्राई। फर्स्ट ईयर तो काफ़ी फनफुल था, मतलब काफ़ी मज़े किए। एक्सपेक्टेशन लेके आए थे हाँ। वो पूरी हुई या टूट गई थी कॉलेज से? मतलब वो तो अब डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस। हर सेंस में ही पता है। तो मतलब कुछ सेंस में एक्सपेक्टेशंस जरूर पूरी हुई, कुछ में कुछ ज़्यादा ही पूरी हुई और कुछ में बिल्कुल पूरी नहीं हुई। राइट। सो हाँ, अब समझने वाले समझ जाएंगे कि तो फिर एनीवेज, तो अब ऐसा था कि अगर मैं कॉलेज लाइफ को समराइज करूँ तो फर्स्ट ईयर काफ़ी फनफुल था। सेकेंड ईयर में थोड़ा पढ़ना पड़ता है एंड पोस्टिंग्स से काफ़ी मतलब जानने को मिला। थर्ड ईयर तो काफ़ी चिल था, थर्ड ईयर में मतलब काफ़ी कम पढ़ना होता है एंड देन द फाइनल ईयर तो यार पढ़ना ही है। तो राइट। आपको आगे की तैयारी है या सोचना है आपको आगे क्या करना है लाइफ? हाँ एग्जैक्टली। राइट। और आपका कैसा रहा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो फुलफिल हुई? किस तरह से कॉलेज लाइफ ने आपको चेंज किया? कॉलेज लाइफ आपको बहुत चीज़ों में चेंज करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस कॉलेज लाइफ मुझे लगता है कि अकेले रहना थोड़ा सा ज़रूरी है, वो आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा। आप ओवर द टाइम मैच्योर ही होगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ चीज़ें सीखोगे ये हर दिन के साथ में। राइट। कुछ गलत चीज़ें भी आएंगी रास्ते में, कुछ सही भी आएंगी। अब ठीक है, कुछ आप हो सकता है गलत आदतें अपनाओ, कुछ सही आदतें अपनाओ, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप ही होगी। कॉलेज लाइफ एक अच्छा एक्सपीरियंस है, नई हॉबीज सीखोगे, आप नए दोस्त बनाओगे। राइट। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आप अगर मैं बोलूँ 5 साल को समराइज करो तो आप किस तरह से, मुझे पता है काफी मुश्किल है, काफी सारी मेमोरीज आपने क्रिएट की हैं, बट अगर आप एक नीट एस्पिरेंट को बताना चाहो कि एम्स दिल्ली आने के बाद वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा? एम्स दिल्ली आने के बाद एक्चुअली आप लोग अपने आप का एक नया वर्जन जो है देखोगे कि आप फर्स्ट ईयर में आओगे और फिर जब फाइनल ईयर पहुंचोगे आपको रियलाइज भी नहीं होगा कब आप फाइनल ईयर में पहुंच गए, क्योंकि सारे दोस्तों के साथ में सारी चीज़ें इतनी जल्दी बीत जाती है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप खुद को जब एनालाइज करोगे आपको लगेगा यार मैं कितना अलग था। राइट।
राइट। आई थिंक वो पीछे मुड़ के देखोगे यार हाँ। फर्स्ट ईयर में कैसा आया था और अब मैं कैसा हूँ, Exactly. तो वो काफी चेंज कर देता है आपको, राइट। अच्छा, एक चीज क्या आप लोगों को एम्स दिल्ली में लगी जो उसको सेट अपार्ट करती है बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से? मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जो थोड़ा सा एम्स को थोड़ा सा ऊपर रखता है, वो ये है कि यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप सही से चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ को लें तो और रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है तो बहुत हेल्पफुल है इधर करना, रिसर्च करना बहुत इजी है, प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल हैं। Right. अब जैसे मैंने 3 बार ट्राई किया है रिसर्च करने का, ऑल्दो मैंने एक महीने में छोड़ दिया। अच्छा। मैंने 3 बार सिर्फ इसलिए ट्राई किया क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं जानूं कि मुझे इंटरेस्ट है भी कि नहीं। मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, बट अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, प्रोफेसर्स और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो इस मामले में अच्छा है। आपको क्या लगा? एक सेटअप मतलब नहीं है? है, ऑब्वियसली है। मतलब व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज फ्रीडम अबाउट हॉस्टल लाइफ, अच्छा, जो और कॉलेजेस में नहीं है। मतलब जो क्या मैंने उसमें कोएड हॉस्टल वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, वो ऑब्वियसली है हमारे एम्स में कुछ हद तक, अच्छा। तो दैट इज अ गुड थिंग, बट हमें उससे क्या लेना देना क्योंकि फिर एनीवेज, बट हमारा मतलब फ्रीडम है कि मतलब कहीं भी जा सकते हैं, रात में कभी भी आ सकते हैं, सो दैट्स इट। अच्छा, ठीक है, तो सही है। आई थिंक आपने जो बोला रिसर्च वाला पॉइंट, वो मुझे और भी स्टूडेंट्स ने बताया कि रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है एंड आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उसको ऑप्ट करने के लिए, तो इसलिए आप वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब इसलिए सबका ड्रीम भी होता है कि यार एम्स दिल्ली जाना है, एम्स दिल्ली क्रैक करना है। नहीं, लेकिन कॉलेज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट रिसर्च या पढ़ाई। हाँ, right. जैसे अब पल्स जो होता है हमारा, जो इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज फेस्ट है, तो वो भी एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है, उसे ऑर्गेनाइज कराना, उसमें पार्टिसिपेट तो करना। आपने कभी ऑर्गेनाइज कराया है? हाँ, हाँ, करा है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब एक फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराना इतने बड़े लेवल पे, क्या क्या सीखा? अब जब आप चीजें करते हो ना, शुरू में आपको खुद नहीं पता होता कि आप कैसे करोगे। शुरू में आपको लगता है कि क्या कैसे होगा यार, Right. फिर जब चीजें हो जाती हैं तब ऐसा लगता है कि ये तो तो हो आपने गया क्या यार। क्या ऑर्गेनाइज किया, कौन कौन से स्टार्स आए, मतलब ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो क्या क्या सीखने वाले आने के बाद? तो अब जैसे एक इनसाइट करके साइंटिफिक फेस्ट होता है एम्स में, तो उसमें दोनों साल स्टैंड अप कॉमेडियंस आए थे। अच्छा। एक आए थे अभिषेक उपमन्यु, एक हाँ। आए थे बिस्वा कल्याण रथ नाम के एक और अच्छा। स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे। हाँ। उसके अलावा पल्स जो होता है उसमें काफी स्टार्स आ रखे हैं, अरमान मलिक, सनम बैंड आ रखा है, हनी सिंह आ रखे हैं। तो कुछ चीजें हेवायर भी होती हैं, आपको कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती हैं, बट आप सीखते ही हो हर चीज हाँ, से। right. हाँ, मतलब लाइफ में हर चीज भी कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ चीजें तो जाती हैं, तो एक लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है ना। वही है ना, मतलब सब चीजें आप सही कर भी गलत चीजों को होने से नहीं रोक सकते नहीं हैं। रोक सकते, वो तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, तो वो आपके हाथ में नहीं, तो कुछ चीजें होती हैं जो हो ही जाती हैं गलत। हाँ, सो right. दैट्स वाई ऐसा ही पढ़ाई में भी यही होता है कि आप सब कुछ सही करो, बट हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में ना हो, और फिर आप अपने आप को कोसते रहते हो कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो दैट्स इट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने भी आई थिंक कभी ना कभी फेस्ट ऑर्गेनाइज हाँ हाँ, अच्छा, मतलब मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंसेस हैं मेरे फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आप लोग आगे क्या सोच रहे हो, मतलब अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आप एरियाज हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हो? मतलब एक तो मुझे पता है पीजी करना है, तो क्या पीजी के लिए सोच रहे हो या और अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप जाना चाहते हो? टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरा बचपन से मन था टू बी सिविल सर्वेंट बनना। अच्छा, तो मतलब मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं ट्राई करूँ इन Right. सिविल सर्विसेज। सो अभी मैं उसको लेकर थोड़ा सीरियस हूँ, उस फील्ड में मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। Right. एंड मैंने टीचिंग भी कर ली अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में, मैंने काफ़ी पढ़ाया, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पढ़ाया। सो मतलब दैट्स इट, मतलब मुझे जो करना था मैंने वो किया लाइफ में। तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं जब 50 साल की उम्र में हो जाऊँ या 40 साल की उम्र में हो जाऊँ और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को उठा के देखूँ और मैं ये कहूँ कि देयर इज़ अ वॉइड जो मैं फिल नहीं कर पाया। सो वो चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं करनी। सो दैट्स वाई जो भी मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए वो मैं करता हूँ, भले उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। राइट। तो अभी आपका पीजी का प्लान नहीं है, आपका सिविल सर्विसेज मतलब का plan हाँ, एक तरह अभी से के कह लिए, सकते हैं, अभी अभी के के लिए लिए कह सकते हैं। और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं मोस्टली पीजी की तरफ ही इंक्लाइंड हूँ। मुझे शायद सर्जरी करने का मन है अभी के लिए, अच्छा। बिकॉज मुझे ऐसे थियोरिटिकल नॉलेज से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में ज़्यादा ऐसे फील होता है, कनेक्टेड पेशेंट से भी, और ऐसे कि मैं खुद को कुछ कर रहा हूँ। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। Right. काफ़ी लोग मेडिसिन लेंगे या कुछ भी लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सर्जरी में ज़्यादा बेटर करूँगा। तो सर्जरी में जाने के बाद ये नहीं लगता है वर्क लाइफ बैलेंस तो आनी, इतने घंटे घंटे की नौकरी? अब हर चीज़ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही आती है। अब आपको अगर सर्जरी करने का मन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी मतलब कुछ कॉस्ट तो होगा ही हर चीज़ का। राइट। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इस साल कोटा में भी बहुत ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं, है ना? एंड
अराउंड 20 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखते हैं, हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कम है, सब प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो कौन सा वो एक पॉइंट होना चाहिए जब एक बच्चे को समझ आ जाए कि यार मेरे से शायद नीट नहीं हो रहा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, और वो कौन कौन से और एरियाज है जो एक बच्चा जिसने बायो लिया है वो एक्सप्लोर कर सकता है? क्योंकि आप हैं, आप YouTube पे इन्फ्लुएंसर है, आपने पढ़ाया भी है, पर ठीक है क्योंकि आपकी एक वैल्यू भी, आप एम्स में, बट उसके अलावा कौन कौन से एरियाज है जो कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकता है? सी देखिए, एक डॉक्टर की जो सैलरी है वो 1 लाख से 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता है, आपके घर वाले सोचते हैं कि आप डॉक्टर बनने के बाद 10 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे। दैट इज ट्रू इन सम सर्टेन केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जब भी नीट की तैयारी करो ना, तो यार ये सोच के मत करो कि आपको MBBS इज द ओनली ऑप्शन। देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस, नॉट ओनली इन द मेडिकल फील्ड। आप CUET का एग्जाम दो, आप DU में एडमिशन लो, आप DU से सिविल सर्विसेज करो, आप पॉलिटिशियन बन जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप जिंदगी में। सो नेवर एवर ये मत सोचना कि मतलब यही लाइफ का गोल है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप बहुत लोगों को देखोगे जो MBBS करके भी IIM में जा रहे हैं, कुछ और चीज़ें परस्यू कर रहे हैं, वो फील्ड ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सो आपका उस फील्ड में नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए आप शायद किसी और चीज़ के लिए बने होंगे। सो जस्ट एक्सेप्ट दिस एंड आप आगे बढ़ो ना। जैसे जब हम भी छोटे होते हैं तो हमारा मन होता है ना क्रिकेट खेलने का, सबका एक मन होता है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, बट कभी ना कभी हमको विद एज हमको समझ में आता है कि नहीं यार, ये शायद हमारे लिए वो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ना तो हमको घर से उतनी परमिशन मिलने वाली है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो करूँगा तो बन ही जाऊँगा। देखो यार, वहाँ पे ना 11 लोग खेलते हैं, और अगर मैं बात करूँ IPL की भी तो मान लो 100 लोग खेलते होंगे। मान लो आप टॉप 100 ऑफ इंडियन क्रिकेटर में होगे तब आप जाके कहीं वहाँ पर पहुँचोगे, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राइट। सो हर फील्ड में कंपटीशन है। तो आप देखो कि यार अगर आप नहीं बने हो MBBS के लिए, सो इट्स ऑल ओके। मतलब मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होता नीट में तो मतलब ये थोड़ी थी मेरी लाइफ खत्म हो जाती, मैं कुछ और कर रहा होता, हो सकता है किसी और लाइफ में एक्सेल कर रहा होता। अगर आपके अंदर हार्ड वर्किंग क्वालिटी है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कुछ भी किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। राइट। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से और एरियाज हैं जो एक स्टूडेंट है जिसने बायो लिया वो एक्सप्लोर कर सकता है? अब जैसे मैं अपने 1-2 रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक बॉटनी के टीचर थी जिन्होंने खुद, और वो काफ़ी यंग थी, अराउंड 27-28 साल की, तो उन्होंने 3 बार खुद नीट का मतलब PMT जो होता था उसका अटेम्प्ट दिया था और उनसे नहीं हुआ था। तो उन्होंने फिर बॉटनी करके और फिर वो अब कोचिंग कमा रही हैं, और वो मोस्टली एक डॉक्टर कोचिंग डॉक्टर से ज़्यादा कमा रही होंगी। तो पैसे के लिए तो मत ही करो कोई चीज़ कि आप ये सोचो कि MBBS में बहुत पैसा है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो आप जब एक बार उस चीज़ में घुस जाओगे आपको लगेगा यार पैसा तो उस तरफ ज़्यादा है, तो पैसे के लिए मत करो। तो एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे एक और टीचर थे जिन्होंने बॉटनी के टीचर थे जो ब्रिटानिया में न्यूट्रिशनलिस्ट भी थे, क्वालिटी चेक वगैरह करते थे, तो उनकी उधर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी थी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे कजन्स हैं जो अभी क्या कहते हैं, उन्होंने BDS डेंटल किया था और वो अभी मोर देन एन MBBS डॉक्टर कमा रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर MBBS नहीं हो रहा क्या दिक्कत है उस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें अंडरमाइंड है, कम सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब आपकी वहाँ पे भी कितना आप उस चीज को डेडिकेटेडली करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस फील्ड में कितना ज्यादा एक्सेल कर जाओ। तो MBBS इज नॉट दी एंड। बहुत सारे अभी उधर खुद बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका UPSC करने का मन है, तो वो भी MBBS की फील्ड से अलग ही जा रहे हैं। तो आई थिंक आप भी ऐसा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग हैं फाइनल ईयर में जी, और हमने मुन्ना भाई MBBS देख के रैगिंग का बहुत सुना जी। आपने रैगिंग दी भी होगी और ली भी होगी जी। तो मैं उसका थोड़ा इंसाइट जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मन डर भी है कि रैगिंग ऐसी होती है वैसी होती है, क्योंकि आपने वो पूरे 5 साल में एक्सपीरियंस की। आपको क्या लगता है कि वो कितनी सही है और उसको किस तरह से आज के टाइम पे एक जूनियर सीनियर इंटरेक्शन के लिए नेसेसरी बन गई है वो? देखिए, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करता था UPSC की, मैं तो बोलता था कि रैगिंग होनी चाहिए। जब से मैं पढ़ने लगा हूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो उसके अगेंस्ट है, तो मैं भी एकदम अगेंस्ट हूँ रैगिंग के। राइट। बट आपके यहाँ भी तो होती है, मतलब होती है, इंटरेक्शन होता है, बट मैं अगेंस्ट हूँ उन सब चीज़ों के। राइट। और आपका क्या वो है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप दी और जब ली आपने इंटरेक्शन? मैं वैसे अगर एम्स के बारे में बताऊं तो रैगिंग एज सच नहीं होती। अगर आप बाकी मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे या कुछ कॉलेजेस में, अब मैं कहीं का भी स्पेसिफिकली नेम नहीं करूंगा, बट काफी कॉलेजेस में फिजिकली अब्यूज करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, वो बहुत ज्यादा एथिकली गलत है और मतलब इट इज फॉर श्योर रॉन्ग। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बट आई गेस अ मिनिमल इंटरेक्शन, थोड़ा बहुत अच्छा फन इंटरेक्शन इज वेरी मच नेसेसरी बिटवीन जूनियर एंड सीनियर। कि मान लो किसी सीनियर ने आपको रूम पे बुलाया, उसने कहा आपको कि चल तू थोड़ा सा 4 जोक सुना दे, या तो इतना चलता है मुझे अकॉर्डिंग टू मी कि
उससे उन्होंने कहा चल अपने आप को किसी फनी वे में 10 लाइन में डिस्क्राइब कर, तो इतना चलता है क्योंकि ही विल गेट टू नो मोर अबाउट यू, ही और शी विल गेट टू नो मोर अबाउट यू, तो उससे आपका सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन बढ़ेगा। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज मेडिकल लाइफ में आप अकेले नहीं जी सकते, सोशल सर्कल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीनियर्स आपको भले एग्जाम टाइम हो, बुक्स देनी हो आपको, या किस एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाना हो, या आपको बताना हो कि चलो कहाँ घूमने जाना है, या फिर कहीं कभी एडमिट होने आप बीमार पड़ गए तो वही लोग एडमिट कराएंगे, पेरेंट्स तो है नहीं, तो सीनियर्स एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो जरूरी है इंटरेक्शन। राइट। तो आई थिंक वो इंटरेक्शन के थ्रू आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, जी। एंड इसीलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि हाँ यार कॉलेज में मेरे है कौन, पढ़ कौन रहा है, हमारे साथ कौन है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट कई बार ये भी होता है कि आपके बैचमेट से ज्यादा क्लोज कुछ सीनियर्स हो जाते हैं। राइट, उस क्योंकि वजह से। बॉन्डिंग वैसी हो जाती है ना। राइट। अच्छा, हॉस्टल लाइफ, बॉयज हॉस्टल के बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी है, आपने तो इतना टाइम जिया है हॉस्टल लाइफ में, हाँ। आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही है और हॉस्टल में रहना क्यों जरूरी है, और मुझे कोई आपका अपना एक मेमोरेबल मोमेंट और आप भी अपना एक मेमोरेबल मोमेंट बॉयज हॉस्टल का बता दो। मतलब हॉस्टल लाइफ में रहना तो बहुत ज़रूरी है यार, मतलब कि घर से जब दूर रहोगे, मतलब मैं तो 9th से ही रह रहा हूँ हॉस्टल में, हाँ। तो मतलब 9th का हॉस्टल और एम्स का हॉस्टल में डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। मतलब 9th में मैं नवोदय में रहता था, 11th में मैं पीजी में रहता था लखनऊ में, फिर मैं यहाँ पे अब एम्स के हॉस्टल में रहता हूँ, तो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब सब चीज़ों में ही डिफरेंस है। तो मतलब सबसे मेमोरेबल मोमेंट यार मेरे लिए एम्स के हॉस्टल का यही होगा कि मतलब हम बॉन फायर एंड ऑल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट्स इट। राइट। और आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही? मेमोरेबल? मुझे लगता है अगर आप बॉयज हॉस्टल में रह रहे हो तो रूल्स तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक्चुअल वे में बॉयज हॉस्टल की लाइफ जीनी है, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा कुछ गलत चीज़, बट उसमें अलग फन है। अब जैसे मुझे याद है कि मैं जब सेकेंड ईयर में था तो रैंडमली ऐसे हमने रात को हमारा मन किया चलो कुछ करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो दीवार में टंगा होता है उसे निकाल के और पूरे कॉरिडोर में चला दिया। तो यही है। वार्डन ने पकड़ा नहीं? हमने वापस उस समय क्या होता था हमारे हॉस्टल में, सिर्फ स्टेयर केस में जो सीसीटीवी होता था, अच्छा। बाकी कहीं पे था नहीं, तो हम स्टेयर केस के साइड में टंगा हुआ था, हम लैब कोट ओढ़ के गए तो किसी को पता भी नहीं चला कौन था। हाँ, तो आई थिंक ऐसे तो बहुत मेमोरीज बनती रहती हैं जब आप हॉस्टल लाइफ में रहते हो, और जरूरी भी है उसको बनाना, नहीं तो यार क्या फायदा हॉस्टल में रहने का, बोर भी हो जाओगे। राइट। अच्छा, आपकी एक एडवाइस नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो अब एग्जाम देने वाले हैं कि कैसे वो अपना एग्जाम अटेम्प्ट करे, कैसे इन 2 महीने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे? सो जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी इन द लास्ट 2 months एंड अपने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो, सो एंड यू विल बी एबल टू गेट क्लियर ऑफ दैट एग्जाम, सो बस दैट्स इट। और आपकी? मेरी बस एक एडवाइस ये है, फोकस्ड रहो, इधर उधर भटको मत, 4 किताबें मत उठाओ, एक किताब उठाओ। राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे सागर और अभ्युदय, काफी मजा आया इनसे कॉन्वर्सेशन करके, एंड इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को एज ए नीट एस्पिरेंट और एज एन इंडिविजुअल भी काफी कुछ मिलता है। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू। थैंक यू।